नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो चैप्टर आता है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। चैप्टर के संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे जो आप देख सकते हैं। वीडियो के एंड में आपको कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं ये वीडियो इस चैप्टर का। बात करते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। देखिए, सामान्यतया ये जो टॉपिक है ये भूगोल का टॉपिक है, हमारा राजनीति विज्ञान का टॉपिक नहीं है। लेकिन जो भी दुनिया की ऐसी समस्याएं जो मानव जाति को बड़े लेवल पर प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, चूंकि मानव जीवन की, मानव समाज की समस्त चुनौतियों का समाधान करने का जिम्मा सरकारों का होता है, राजनीति का होता है, इसलिए यह टॉपिक भी हमारे राजनीति विज्ञान में पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनका संरक्षण, इनकी सुरक्षा मानव जीवन की सुरक्षा है और मानव जीवन की सुरक्षा अंतरराष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण बिंदु है, राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण बिंदु है। इसलिए इसे हमें पढ़ना चाहिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत। अब बात करते हैं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो है, इनका संरक्षण आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हमेशा से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज जो स्थिति में हमारा पर्यावरण पहुंच गया, जो विनाश हमारे प्राकृतिक संसाधनों का हो रहा है, उसे देखते हुए इसका संरक्षण मानव जीवन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, इस सभ्यता को सुरक्षित बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसी प्रकार के संरक्षण के कुछ उदाहरण हमें हमारे राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में देखने को मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहले बात करते हैं कि राजस्थान में ही एक संप्रदाय पाया जाता है, बिश्नोई। देखिए, इस बिश्नोई संप्रदाय, ये बिश्नोई जो संप्रदाय है वो प्रकृति प्रेमी है, प्रकृति का संरक्षण करने वाला संप्रदाय है। इसका नाम बिश्नोई कैसे पड़ा? 20 + 9 से मिलकर के बिश्नोई, यानी कि 29 जो इनके नियम है बिश्नोई संप्रदाय के, वो पर्यावरण संरक्षण के नियम है ना। और इन नियमों का पालन करने के कारण इस संप्रदाय का नाम बिश्नोई संप्रदाय पड़ा है। और राजस्थान दुनिया के लिए एक मिसाल है। जिस प्रदेश में कहा जाता हो सिर साटे रूख बचे तो सस्तो जा, अगर सर कटवा करके भी, अगर अपने सर का बलिदान दे करके भी आप एक रूख को, एक वृक्ष को बचा सकते हैं, तो वो वृक्ष आपके सर की कीमत से ज्यादा सस्ता, ज्यादा महंगा है। यानी कि आपका सर सस्ता है और वो वृक्ष महंगा है। ऐसी ही घटना हुई है राजस्थान के खेजड़ली में। खेजड़ली ये जोधपुर में आता है। इस खेजड़ली में 21 सितंबर 1730 में अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ली के वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने इन वृक्षों के लिपट गए और लिपट करके अपना बलिदान दे दिया इन वृक्षों को
बचाने के लिए। ये अपने आप में अनूठा उदाहरण है और दुनिया का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में इसी के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। तो ये हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है, आज से नहीं। जब ये समस्या नहीं आई थी तब से हमारी ये परंपरा और संस्कृति रही है। लेकिन बात करते हैं आज के समय में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से हमें पर्यावरण के संरक्षण की बात करनी पड़ती है, प्रकृति के संरक्षण की बात करनी पड़ती है। तो बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। जी, आप आसानी से अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर जरूर नहीं, किताब में देख करके पढ़कर ही दिया जाए, वर्तमान समय में पर्यावरण की संरक्षण की आवश्यकता क्या है बताइए, तो हम आसानी से अगर हमारा दिमाग का प्रयोग करेंगे तो आसानी से हम आंसर वैसे भी दे सकते हैं। सबसे पहला कारण है पर्यावरण संरक्षण क्यों करना है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है पर्यावरण के विनाश होने से, हमारे अत्यधिक दोहन से, कल कारखानों के प्रयोग से, हमारे व्हीकल के प्रयोग से, हमारे रेडियो एक्टिव पदार्थों के प्रयोग से हमारा पर्यावरण बहुत ज्यादा दूषित हो रहा है। और इस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए आज के समय हमें पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है संसाधनों का संकट। देखिए, ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, ये प्रकृति की अमूल्य धरोहर है मानव जाति। अब मानव क्या कर रहा है, आज के समय का मानव अपने प्रलोभन में आकर के, अपने लालच में आकर के इन संसाधनों का बिल्कुल अनुचित तरीके से दोहन कर रहा है, अंधाधुंध दोहन कर रहा है। हमारे पेड़, हमारा जल, हमारी नदियां, हमारी ऑक्सीजन, है ना, ये सब अमूल्य हैं, हमारे वन्य जीव। लेकिन आज इनका इतना ज्यादा दोहन हो रहा है, हमारे खनिजों का दोहन हो रहा है, इससे एक संकट आ गया है मानव जाति के सामने कि ये जो हमारे संसाधन हैं भविष्य के लिए, मानव जीवन के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। इसी वजह से आज एक कॉन्सेप्ट आता है सतत पोषणीय विकास, यानी विकास तो हो लेकिन कौन सा हो, सतत पोषणीय, लगातार चलने वाला हो, जो भावी पीढ़ी के लिए भी संसाधन बचाने वाला हो, उपलब्ध करवाने वाला हो, वो विकास होना चाहिए। क्योंकि हमारे सामने अगर हम इसी प्रकार से चलते रहे तो संसाधनों का संकट खड़ा हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है ग्लोबल वार्मिंग। अब इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे इसी टॉपिक में। बाधिता समझ लें, ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के जो तापमान है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है और ये वृद्धि प्रकृति के लिए और स्वयं मानव जाति के लिए खतरनाक है, भयानक है। लास्ट है खाद्यान्न संकट। देखिए, आज के समय क्या हो रहा है, शहरीकरण बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ हमारी जो कृषि भूमि है वो बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है ना। जनसंख्या की बसावट उस पर बढ़ती जा रही है और इस कृषि भूमि के कम होने से खाद्यान्न की कमी आ रही है, पीने के पानी की कमी आ रही है। और अगर ये खाद्यान्न की कमी इसी प्रकार से चलती रहती है
तो मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी ये समस्या बन सकती है। इस वजह से हमें पर्यावरण संरक्षण करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं, मैंने आपसे कहा था ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं। ग्लोबल वार्मिंग है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग है क्या? सबसे पहले इस शब्द को समझें। एक ऐसा इक्विपमेंट आप लोगों ने स्कूलों में देखा होगा जिसको बोलते हैं ग्लोब। ठीक है, ये ग्लोब किसका प्रतीक है? हमारी धरती का। ठीक है, ग्लोब से बना ग्लोबल, यानी जो पूरी धरती को शामिल करे, पूरी की पूरी धरती जो है वो, उसकी वार्मिंग, उसका तापमान में वृद्धि होना, ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमारी धरती के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारण क्या है? हम पहले उसको समझ लें। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ये क्या है ग्रीन हाउस प्रभाव? देखिए, यूरोप में सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। ऐसी स्थिति में वहां पौधों को, फसलों को गर्मी देने के लिए, उसमें ऊष्मा बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना बनाई जाती है। कांच का एक विशेष प्रकार की संरचना बनाई जाती है जिसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। अब इस ग्रीन हाउस की विशेषता क्या होती है? इसके अंदर पौधे होते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है? इस ग्रीन हाउस में जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो इसमें प्रवेश तो कर जाती है, लेकिन यहां से बाहर नहीं निकल पाती है। और ऐसी स्थिति में इन पौधों को आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊर्जा, आवश्यक गर्मी मिलती रहती है। इस आवरण की वजह से जो ऐसा है, जो सूर्य की किरणों को आने तो देता है, सूर्य की ऊर्जा को आने तो देता है, लेकिन वापस बाहर जाने नहीं देता है। इसका नाम है ग्रीन हाउस। अब मानवीय गतिविधियां कुछ इस प्रकार से हुई है, प्रकृति का दोहन कुछ इस प्रकार से हुआ है, प्रकृति में कुछ विषैली गैसें इस प्रकार से बढ़ी है जिसकी वजह से हमारी जो पृथ्वी है वो भी एक ग्रीन हाउस में बदलती जा रही है ना। कैसे? कि ये सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, ऊष्मा जो है वो आसानी से धरती पर आ तो रही है, लेकिन जितनी ऊष्मा वापस जानी चाहिए वो वापस ना जा करके एक आवरण बन जाता है उनके सामने, जो उसे धरती के वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देता है, जिससे धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। पर्यावरण के प्रदूषण का यह प्रकार, जिससे कि धरती के वातावरण में, धरती के वायुमंडल में एक ऐसी लेयर बन जाना ऐसी गैसों की जो पृथ्वी को एक ग्रीन हाउस में तब्दील कर दे, जहां सूर्य से आने वाली ऊष्मा आसानी से आ तो जाए लेकिन बाहर ना जा पाए। ऐसी स्थिति को हम ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जानते हैं, समझ सकते हैं। अब ग्रीन हाउस को बढ़ाने वाली गैसें कौन कौन सी है? देखो, ये लेयर कौन कौन सी गैसें बनाती होगी? सबसे पहले आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड।
है ना। दूसरे नंबर पर आती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना, मीथेन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि ये गैस मुख्य रूप से, इसका शॉर्ट नेम है CFC, ये मुख्य रूप से हमारी ओजोन परत के क्षरण का भी कारण है। ये जो गैसें हैं इनका अत्यधिक उत्सर्जन होने से ये एक लेयर बना देती है, उस लेयर की वजह से सूर्य की जो ऊर्जा है, जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो धरती पर आ तो जाती है, वातावरण को क्रॉस करते हुए, इस धरती के वातावरण को क्रॉस करते हुए आ तो जाती है, लेकिन पूरी की पूरी वापस नहीं जा पाती है, जिससे कि धरती का तापमान संतुलित नहीं रहता, ये बढ़ता जाता है। इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या है। एक कारण तो हमने देख लिया, ग्रीन हाउस प्रभाव है। ठीक है, अब अगले कारण और क्या हो सकते हैं, देखिए, एक तो हम इसको लिख सकते हैं, दूसरा कारण लिख सकते हैं पर्यावरण प्रदूषण, है ना। पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है, उस प्रदूषण की वजह से ही तो ये सारी जो खतरनाक गैसें हैं वो बढ़ रही है, और ये गैसें स्वयं भी तापमान बढ़ाती है धरती का, है ना, और साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट भी तैयार करती है। तो ये जो पर्यावरण प्रदूषण अगर हम रोक लेंगे तो हमारे धरती के तापमान की वृद्धि इस तरह से नहीं हो पाएगी जितनी आसानी से अभी हो रही है। बात करते हैं अगला कारण, वो है जंगलों की कटाई। देखिए, पेड़ जो हैं, जंगल जो हैं, वो इन खतरनाक गैसों को, जो ग्रीन हाउस के लिए उत्तरदायी है, जो ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है, उन गैसों को अपने में सूख लेने की एक विशेष शक्ति रखते हैं। ये जंगल, ये पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को विशेष तौर से, लेकिन आज के समय में मनुष्य ने अपने प्रलोभन के कारण जंगलों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी है, और इस वजह से ये जंगलों की अंधाधुंध कटाई होने से ये ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है, ये पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। इन जहरीली गैसों को सोखने वाला जो हमारा तंत्र है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जा रहा है, समाप्त होता जा रहा है। अगला कारण है CFC का उत्सर्जन। CFC मैंने आपको बताया था, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ये मुख्यतः अग्निशमन यंत्रों में और हमारे रेफ्रिजरेटरों में उपयोग की जाने वाली गैस है, CFC, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। यह गैस मुख्य तौर से ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है, यानी हमें इसका जो उत्सर्जन है उसे रोकना होगा यदि हम ग्लोबल वार्मिंग को रोकना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है मानवीय क्रियाएं, है ना। मानव अंधाधुंध विकास में अपने भौतिक सुख के लिए ये सारा जो दुष्चक्र है वो कर रहा है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, पर्यावरण प्रदूषण, जंगलों की कटाई, CFC, इस सब के लिए कौन उत्तरदायी है, मानव, है ना। तो ये जो मानवीय क्रियाएं हैं जो प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर रही है, प्रकृति में पर्यावरण प्रदूषण कर रही है, जंगलों की कटाई कर रही है, इनको रोका जाना चाहिए, तभी जाकर के ग्लोबल वार्मिंग को रोका जा सकता है। तो ये तो था और आज का वीडियो। अब आपके सामने इसी वीडियो से
रिलेटेड कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछ लेता हूं जिनका आंसर आप भेज सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि वह तारीख बताइए जब अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने बलिदान दिया था। प्रश्न एक बार फिर रिपीट कर दूं, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में किस तारीख को, किस समय पेड़ों की रक्षा के लिए 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था, है ना। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि वर्तमान समय में आपके अनुसार पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। कोई 2 कारण बता दीजिए कि पर्यावरण संरक्षण की इसलिए आवश्यकता है। फिर बताता हूं, वर्तमान समय में पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, कोई 2 कारण बताइए। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 गैसों के नाम लिखिए। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 गैसों के नाम लिखिए। और चौथा क्वेश्चन है, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस उत्तरदायी है। ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।